अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 2 सितंबर 2021। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो नए केसेस सामने आए हैं उनकी तादाद है 4103 और बदकिस्मती से 89 यानी 89 जो लोग हैं वो अपनी जान से गए हैं कोरोना के हाथों। इस वीडियो का मेन टॉपिक तो ये है कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्यों ज़रूरी है कि अगर उनको एक दफ़ा इन्फेक्शन हो चुकी है कोरोना की तो उनके लिए वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है। तो इसमें बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है जो जदीद तरीन यानी लेटेस्ट या सबसे ज़्यादा जो रीसेंट एक स्टडी आई है तो उसने साबित किया है एक हैरान कुन बात। वो हैरान कुन बात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी अपडेट्स पाकिस्तान के बारे में। एक तो ये कि पाकिस्तान में जो रशियन वैक्सीन है जिसका नाम स्पुतनिक वी है उसकी 10 लाख डोजेज़ कल पाकिस्तान में पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, बहुत इफ़ेक्टिव वैक्सीन है ये। अडीनो वायरस का जो वेक्टर होता है, यानी जो ज़ुकाम करने वाले दो वायरस होते हैं, अडीनो वायरस 26 और अडीनो वायरस 5, तो ये दोनों डोजेज़ में इनको डाला जाता है। इनके अंदर जो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल डाला जाता है और उसको वैक्सीन की शक्ल में हमारे जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। पाकिस्तान में क्योंकि प्राइवेटली ये वैक्सीन लग चुकी है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत कारआमद है और इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं देखने में आए। ख़ास तौर पे जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने ये लगवाई थी तो उनमें से किसी को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यानी इस वैक्सीन के साथ बदकिस्मती ये हुई है कि ये वैक्सीन तो बहुत अच्छी है लेकिन इसकी जो मार्केटिंग या इसकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो इतनी नहीं हो सकी कि दुनिया को इस वैक्सीन के बारे में ज़्यादा पता चलता। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में जो स्पुतनिक वी है वो आ गई है और अब बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। एक जो दूसरी अपडेट है पाकिस्तान के बारे में वो ये है कि पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हों तो हुकूमत ने 1 सितंबर से यानी जो गुज़िश्ता रोज़ से इजाज़त दे दी है कि वो बूस्टर लगवा के जा सकते हैं। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि क्योंकि अभी तक हुकूमत ने तिब्बी बुनियादों पर पाकिस्तान में बूस्टर की इजाज़त नहीं दी और इसका ताल्लुक ट्रैवलिंग से है तो उन्होंने लोगों के लिए इसके चार्जेस रखे हैं 1270 रुपये। और उसके अलावा एक एप्लीकेशंस होगी, एक मोबाइल की ऐप होगी जो आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे फिर आपकी एक ये जो सर्टिफिकेट होता है डिजिटल वो आपको मिल जाएगा कि आपको बूस्टर लगा हुआ है, ताकि आपको दुनिया में ट्रैवलिंग में आसानी होगी। एक और बड़ा फ़ैसला हुकूमत ने ये किया है कि 17 साल और उससे ऊपर कि जितने भी बच्चे हैं उनको फाइज़र की वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे पहले अगरचे मॉडर्ना का भी कहा गया था। और स्कूल के बच्चे जितने भी हैं उनको कहा गया है कि जिनकी उम्रें 17 साल या उससे ज़्यादा हैं कि वो 15 सितंबर तक एक डोज़ और जो 15 अक्टूबर है उस तक मुकम्मल तौर पे यानी 2 डोजेज़ लगवा लें अगर वो अपने तालीमी इदारे में दाखिल होना चाहते हैं। और इसी तरह दोस्तों आप लोगों ने जहन में रखना है कि 15 सितंबर पहली डोज़ और 15 अक्टूबर दूसरी डोज़ और भी बहुत जगहों पे आ जाएगी कि अगर आपने ट्रेन में सफ़र करना है, बसेस में सफ़र करना है, आपने मोटरवेज पे सफ़र करना है, आप स्कूल के बच्चों की जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप मॉल्स में काम करते हैं, आप बड़ी शॉप्स हैं आपकी, तो हुकूमत जो है अब सख्ती करने लगी है सर्दियों को सामने रखते हुए। हुकूमत का ये कहना है कि किसी भी तरह 15 अक्टूबर तक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जाए ताकि नवंबर में जब ये सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो उस वक्त तक जो डेल्टा वायरस की तबाहकारी है उससे बचा जाए। इसीलिए कल पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड भी बना है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा तकरीबन 16 लाख यानी 15 लाख और 90 हज़ार जो डोजेज़ हैं वो कल लगाई गई हैं। हुकूमत की बहुत ज़्यादा कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए ताकि सर्दियों में किसी भी बड़ी इस तरह के मसले से बचा जाए और हुकूमतों के जो हस्पताल हैं उनके ऊपर इस प्रेशर को कम से कम किया जाए जो सर्दियों में बढ़ने के बहुत चांसेस हैं डेल्टा वेरिएंट की वजह से। इसके अलावा हुकूमत का ये भी फैसला है कि 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं यानी 12 से 17 साल के बच्चे अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनको कोई सेहत की ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से उनकी मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, तो उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो वालिदैन हैं वो उनका मेडिकल का रिकॉर्ड लाएंगे और हुकूमत के जो इदारा है, हॉस्पिटल है, जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ के अमले को दिखाएंगे और उसके बाद उनको फाइज़र या मॉडर्ना जो भी वहाँ पे फ़ैसला होता है उसकी डोजेज़ दी जाएंगी ताकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर की जा सके। दोस्तों, जो मैंने कहा था कि इसमें हम बात करेंगे कि जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुकी हो तो उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं, ये बहुत बड़ी डिबेट है। दुनिया में कुछ मुल्क हैं जो बूस्टर की इजाज़त नहीं दे रहे, कुछ मुल्क हैं जो बूस्टर की इजाज़त देते हैं
और कुछ मुल्क हैं जहाँ पे बूस्टर की एक शॉट की इजाज़त है, सिंगल शॉट की। लेकिन इस दरमियान में वो लोग जिनको पहले से एक दफ़ा इन्फेक्शन हुई हो, तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, और अगर लगवानी है तो एक डोज़ लगवाएं या 2 डोजेज़ लगवाएं। जैसे मिसाल मैं अगर आपको दूं कि अब अमेरिका और इज़राइल जैसे जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका में, वहाँ पे ये फ़ैसला है कि 2 बूस्टर की डोज़ लगाई जाए। लेकिन जर्मनी, फ्रांस, इटली और इज़राइल, वहाँ पे ये भी इजाज़त है कि आप एक सिंगल शॉट लगवा लें तो वो आपके लिए काफ़ी है, अगर इससे पहले आपको कुदरती तौर पे इन्फेक्शन हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि ये ख़ास तौर पे एक जुमला है, ये पूरा एक, आप इस पे गौर करें, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि वो लोग जिनको पहले से कोरोना की इन्फेक्शन हुई थी, उनको जब एक सिंगल मैसेंजर आरएनए यानी फाइज़र या मॉडर्ना की वैक्सीन लगाई गई, क्योंकि जहाँ से स्टडी आई है वहाँ पे सिर्फ फाइज़र या मॉडर्ना इस्तेमाल होती है, तो इसलिए इसका ही जिक्र है। जब ये लगाई गई तो इनकी फिर एंटीबॉडीज़ ली गई इनके खून से, यानी वो लोग जो इन्फेक्शन से रिकवर हुए थे, और उसके बाद उनको सिंगल शॉट मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन की दी गई। जब इनकी एंटीबॉडीज़ को देखा गया, यानी इनके ब्लड से एंटीबॉडीज़ ली गई और एक ऐसा वायरस लिया गया जिसको हम आम फ्लू का वायरस कहते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई जेनेटिकली चीज़ें डाली गई, इंजीनियर की गई लेबॉर्ट्री के अंदर इस तरह से कि उनके अंदर कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन डाली गई। ना सिर्फ स्पाइक प्रोटीन डाली गई बल्कि उसमें 20 वो म्यूटेशन डाली गई जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा खौफ पैदा कर रही हैं। उन म्यूटेशन के, ये जो वायरस था जिसके अंदर अब एक ऐसी स्पाइक प्रोटीन थी जिसके अंदर म्यूटेशन थी जो लैब में डाली गई थी, तो उनका जब मुकाबला करवाया गया उस शख्स के ब्लड से जिसके अंदर वो एंटीबॉडीज़ थी जो पैदा हुई थी जब उसको सिंगल शॉट लगी थी इन्फेक्शन से रिकवर होने के बाद, तो उन एंटीबॉडीज़ ने इस वायरस को, जिसके अंदर 20 म्यूटेशंस थी जिसमें बाकी वो ख़तरनाक म्यूटेशन भी थी, तो उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन जब यही जो वायरस था इसका मुकाबला करवाया गया ऐसे लोगों से जिनको इन्फेक्शन हुई थी, वो उससे सेहतयाब हुए थे, या उनको इन्फेक्शन तो नहीं हुई थी लेकिन उनको दोनों डोजेज़ वैक्सीन की लगी हुई थी, तो इनकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इस वायरस को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग जिनको पहले से कुदरती तौर पे कोरोना की इन्फेक्शन हुई हो, वो उससे सेहतयाब हुए हों और उसके बाद वो अपनी एक शॉट भी, एक डोज़ भी अगर बूस्टर लगवा लेते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद है, और वो एंटीबॉडीज़ पैदा करती है, वो इम्यूनिटी पैदा करती है जो दुनिया की कोई और वैक्सीन पैदा नहीं कर सकती। तो ये जो स्टडी है इसने ये साबित किया है, अगर आपको कुदरती तौर पे इन्फेक्शन से आप सेहतयाब हुए हैं तो आप बहुत महफूज हैं उन लोगों की निस्बत जिनको पहले से कुदरती तौर पे इन्फेक्शन तो नहीं हुई लेकिन उनको दोनों वैक्सीन की डोजेज़ लगी हैं। आप बहुत ज़्यादा महफूज हैं अगर आपको इन्फेक्शन तो नहीं हुई लेकिन आपने फिर भी वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन आप इस सबसे ज़्यादा महफूज हैं अगर आपको कुदरती तौर पे इन्फेक्शन हुई थी तो, और उसके बाद कम से कम एक डोज़ आपने लगवाई है। लेकिन जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे 2 डोजें ज़रूरी हैं, यानी चाहे आप कुदरती तौर पे इन्फेक्शन से सेहतयाबी हुए हों, और फ्रांस और जर्मनी और इटली और इज़राइल जैसे ममालिक हैं वहाँ पे एक डोज़ भी काफ़ी है। और कुछ जो साइंटिस्ट हैं या कुछ जो रिसर्चर हैं वो अभी भी बूस्टर के ख़िलाफ़ हैं कि अगर आप कुदरती तौर पे इन्फेक्शन से सेहतयाब हुए हैं तो आपको चाहिए कि कोई आपको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। लेकिन कहा यह जाता है दोस्तों कि जब आपकी एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होती हैं तो वो ज़्यादा मैच्योरिटी, एक उनकी जो ग्रोथ होती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है, अफिनिटी मैच्योरेशन इसे कहा जाता है। तो वो जितनी ज़्यादा उनकी अच्छी ग्रोथ होती है उतना ज़्यादा हर किस्म का जो वेरिएंट होता है उसके वो ख़िलाफ़ लड़ती हैं। और एक और बड़ी अहम फाइंडिंग थी, वो फाइंडिंग ये थी कि जो लोग कुदरती तौर पे कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से सेहतयाब होते हैं उनकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो 1 साल तक मज़ीद बढ़ती रहती हैं, मैच्योर होती रहती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो वेरिएंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ अपनी तैयारी करती रहती हैं और अपना नंबर बढ़ाती रहती हैं। और इसी तरह मेमोरी और बी सेल और टी सेल भी बढ़ते हैं। लेकिन वो लोग जो फुली वैक्सीनेटेड होते हैं तो सेकेंड डोज के 3 से 6 महीने के बाद उनके अंदर ये अमल रुक जाता है। अगर क्योंकि ये स्टडी हुई थी जून 1 से 14 अगस्त तक और इजराइल में हुई थी और वहाँ पे कम से कम 32,000 मरीज़ों के ऊपर ये स्टडी की गई और देखा ये गया कि वो लोग जो पहले से इन्फेक्शन जिनको हुई थी और उन्होंने फिर बाद में वैक्सीन लगवाई तो वो कम से कम वो 16
से 27 गुना उनके अंदर कम चांसेस थे कि उनके अंदर दोबारा इन्फेक्शन हो, दोबारा अलामात आएँ या दोबारा इतनी इन्फेक्शन हो कि उनको हॉस्पिटल में जाना पड़े। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि इस पूरी स्टडी में वो लोग जिनको पहले से इन्फेक्शन हुई वो सेहतयाब हो गए, या वो लोग जिन्होंने मुकम्मल डोजेज़ लगवाई हुई थी, यानी 2 डोजेज़, तो इनमें से किसी एक की भी डेथ नहीं हुई इस स्टडी में। यानी ये हमें ये बताती है कि जो री इन्फेक्शन है, चांसेस यही हैं, या जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, तो चांसेस यही हैं कि अगर आपकी वैक्सीन ने काम किया या कुदरती तौर पे जब आपको इन्फेक्शन हुई और आप उससे सेहतयाब होते होते आपके इम्यून सिस्टम ने काम किया, तो चांसेस यही हैं कि आपको जो दोबारा भी इन्फेक्शन होगी वो आपके लिए जानी तौर पे नुकसानदेह नहीं होगी। अगरचे वो आपको तंग कर सकती है, वो हो सकता है कि आपके अंदर अलामात ज़्यादा आ जाए, आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। लेकिन इस पूरी जो स्टडी है या ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि अगर आपको पहले इन्फेक्शन हुई है कुदरती तौर पे, आप सेहतयाब हुए हैं, तो आप इस गलत फहमी में मत रहें कि आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने बुज़ुर्गों की खातिर कम अज़ कम 1 डोज़ ज़रूर लगवाएं। और अगर हुकूमत की तरफ से जैसे कि सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या ज़रूरी है कि आपने 2 डोजेज़ लगवानी है, तो हुकूमत फिर आपको सर्टिफिकेट देती है, तो फिर आप दोनों ही डोजेज़ लगवाएं। दोस्तों, अगर फ़िलहाल तो मैं कोरोना की ही बात करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है जब तक ये नहीं जाता तो हमने कोरोना के बारे में ही अब डिस्कस करना है। तो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आने वाली जो सर्दियां हैं वो कोरोना को लेके बहुत ज़्यादा अहम हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि कोरोना के बारे में हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, तो मेरे 3 चैनल हैं, ये आप नाम देख रहे हैं इन तीनों चैनल के। तो आप कोशिश करें कि इन तीनों चैनल को विज़िट करें, आपको बाकायदा ऑथेंटिक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कोरोना, उसके इलाज के बारे में। और जिस हद तक यूट्यूब मुझे इजाज़त देती है, तो मैं यूट्यूब के जो चैनल्स हैं इन पे हर किस्म की बात करता हूँ कोरोना के बारे में। लेकिन ज़ाहिर है जो मेरे दूसरे पेशेंट्स होते हैं, ऑनलाइन वाले, कंसल्टेशन वाले, तो उनके साथ क्योंकि मेरे ऊपर कोई इस तरह का कानून नहीं लगता यूट्यूब वाला, तो मैं मुमकिन हद तक उनको तरीका इलाज और जो तशख़ीस होती है, जो बाद में मॉनिटरिंग होती है, तो उसके बारे में खुल के बात करता हूँ। ये थी आज की अपडेट। मज़ीद अपडेट आई तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।